हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा है पेपर फर्स्ट का पार्ट बी है। पार्ट बी चालू हो चुका है, उसका टेस्ट था। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट पार्ट ए लिखा हुआ है, पार्ट बी कर लेना आप, पार्ट बी। ठीक है। और यूनिट फर्स्ट जो है उसकी यूनिट फर्स्ट का टेस्ट था आज। तो आज की आपके टेस्ट के टॉपिक थे प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात। जो आपकी यूनिट फर्स्ट में दूसरे नंबर की जो हेडिंग है प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात, ये आपका आज का टॉपिक था। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन आपको क्या दिए गए थे। पहला क्वेश्चन था 3 लाइनों में इसका आंसर लिखना था। तो इसमें ए नंबर का क्वेश्चन था समसामयिक रेखा, बी नंबर का क्वेश्चन था तितली, सी नंबर का क्वेश्चन था लैकोलिथ। 3 3 मार्कर में आपको लिखना था समसामयिक रेखा, तितली और लैकोलिथ। ठीक है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने थे। इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन था वो था लावा मैदान किसे कहते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन था भूकंप के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इनका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना था। आयोग के 2020 के नोटिफिकेशन के अनुसार 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन, इतने से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश मत करो। फिर जो तीसरा नंबर का आपको क्वेश्चन था वो था 200 वर्ड का क्वेश्चन था, 11 मार्क का क्वेश्चन था। 200 वर्ड मतलब 2 पेज में आपको लिखना था। तो क्वेश्चन था आपका सुनामी किसे कहते हैं, इनकी उत्पत्ति के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। मैं रोज़ बोलता हूँ जो भी लोग 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। और भाई लोग मेंस में अपना आंसर राइटिंग या मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम आज की मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज की मॉडल आंसर क्या है। तो ए नंबर का क्वेश्चन था आपका समसामयिक रेखा। तो देखो मैं इसको किस प्रकार लिखता हूँ। भूकंप केंद्र के चारों ओर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ एक ही समय में भूकंपीय तरंगों को महसूस किया गया है उसे बोलते हैं समसामयिक रेखा। इस रेखा में केंद्र से बाहर जाने पर मान में वृद्धि होती है। केंद्र से बाहर जाने पर क्या होता है, मान में वृद्धि होती है। तो ये थी आपकी समसामयिक रेखा। बी नंबर का आपका क्वेश्चन था तितली। तो तितली देखो एक चक्रवाती तूफान था, 2018 में आया था। ठीक है ना। तो तितली था चक्रवाती तूफान, 2018 में आया है। तो देख लो किस प्रकार यह चक्रवाती तूफान था। पहली लाइन मैंने लिख दी। या फिर आप लिख सकते हैं कि 2018 में आया एक चक्रवाती तूफान, 2018 में आया एक चक्रवाती तूफान। फिर इसमें आपने दूसरा पॉइंट आप लिख दो निर्माण। इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो निर्माण हुआ है अरब सागर और बंगाली खाड़ी में इसका निर्माण हुआ था तितली का। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश तट, उड़ीसा तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश तट तो प्रभावित क्षेत्र थे। फिर सी नंबर का क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था लैकोलिथ। लैकोलिथ हो गया, बैकोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, ये सब क्या है, आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ मतलब ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक स्थलाकृति, एक होती बाह्य स्थलाकृति। तो जो बाह्य स्थलाकृति होती हैं उनका निर्माण जब जो मैग्मा होता है वो सतह से बाहर निकल कर पृथ्वी की भूपटल पर जब जमता है तो उससे निर्माण होता है बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का। जैसे लावा मैदान हो गया, लावा फटार हो गया, लावा पर्वत हो गए, कटक हो गए। आपके कटक क्या होते हैं, कटक समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं। जो समुद्र के अंदर जो पर्वत है उनको बोलते हैं कटक। मध्य अटलांटिक कटक बहुत बड़ा कटक आपको पता होगा। तो वो क्या है, बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ हैं। तो ये जो लैकोलिथ है यह एक अंतः ज्वालामुखी स्थलाकृति है या आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृति है। मैंने पहली लाइन लिख दी, यह एक आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृति है। मतलब आंतरिक का मतलब क्या हुआ, ज़मीन के अंदर बनती है, भूपटल के नीचे बनती है, भूपटल के नीचे चट्टान सी बन जाती। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा। देखो जब जो लावा होता है, लावा जब वो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, जब ज्वालामुखी के अंदर रहता है, मतलब जब लावा पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसे बोलते हैं मैग्मापन। और जब वो ज्वालामुखी के छिद्र से बाहर आता है, ज्वालामुखी का छिद्र जो होता है उससे बाहर निकलता है और पृथ्वी के भूपटल पर जैसे आता है तो उसको बोलते हैं हम लावा। जब वो अंदर पिघली हुई अवस्था में रहता है तो उसे बोलते हैं हम मैग्मा। और जब वो बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं लावा।
तो ये लैकोलिथ में देखो मैंने किस प्रकार लिख दिया, मैंने लिख दिया यह एक आंतरिक ज्वालामुखी शिलाकृति है। निर्माण इसका होता है मैग्मा के जमीन के नीचे गुंबद आकार रूप में जमने से। जो गुंबद आकार रूप होता है उसमें जमने से इसका निर्माण होता है। उदाहरण बता दिया मैंने एक लैकोलिथ का, ट्रांसमाल लैकोलिथ। कहाँ है ये? दक्षिण अफ्रीका में। तो इस प्रकार से आपको करना था। आप चाहो तो चित्र बना सकते हैं इसका, मेरे ख्याल से इस प्रकार से चित्र बनेगा इसका, सॉरी ये इस प्रकार से चित्र बनेगा, गुंबद आकार इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जम जाता है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का, ए नंबर का क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन ए था, वो था लावा मैदान। लावा मैदान को आपको लिखना था। तो दो लावा मैदान को किस प्रकार मैंने लिख दिया। अब इसमें आपको 4 लाइन दिख रही होंगी केवल, अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपकी 5 से 6 लाइन कब हो जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। तो देखो मैं लिखता हूँ दरारी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, ठीक है। अब लावा मैदान की मैं चाहूँ तो पहली लाइन ये लिख सकता हूँ कि यह एक बाह्य ज्वालामुखी शिलाकृति है, ठीक है ना। बाह्य क्या है? ज्वालामुखी शिलाकृति है। तो पहली लाइन में ये भी लिख सकता हूँ कि यह एक बाह्य ज्वालामुखी शिलाकृति है। दरारी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान यदि बृहद क्षेत्र में फैले लावा के परत की मोटाई कम हो तो उसे लावा मैदान कहते हैं। उदाहरण मैंने बता दी लावा मैदान के, स्नेक रिवर प्लेन, प्री कैम्बियल शील्ड, इंडोनेशियन प्लेन, ये सब क्या है? लावा मैदान है। और सामान्यतः लावा मैदान का निर्माण होता है क्षारीय लावा से। अब क्षारीय लावा से क्यों होता है? क्षारीय लावा जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसकी श्यानता भी कम होती है, मतलब वो कम गाढ़ा होता है, तो वो अधिक क्षेत्र में फैलता है। इससे क्या होता है? लावा मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरा दरारी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान होता है। अब देखो ज्वालामुखी, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से बनता है। देखो यहाँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी, ठीक, ये ज्वालामुखी है। अब जो इसका पाइप है ये, इससे ये ऐसी ऐसी यहाँ पे शाखाएं चली गई, ये चली गई शाखाएं। इनमें भी यहाँ पे भी लावा है, ये लावा है, ये यहाँ पे लावा है। अब ये इस प्रकार से ये है पृथ्वी की भूप्रपट्टी, ठीक ना। अब ये यहाँ से लावा निकला, ये निकला बाहर, ये निकला बाहर, ये निकला बाहर। तो अब ये क्या हो गया? फैल गया, ये फैल गया यहाँ तक, ये फैल गया। तो अभी ये क्या है? ये लावा मैदान है। और जब ये लावा फैल के इतना रूप धारण कर ले, इस प्रकार का थोड़ा और ऊंचा रूप धारण कर ले, तो ये लावा पठार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो फिर से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ये भूप्रपट्टी है, ये एक पाइप आता है लावा का, ठीक है ना। ये पाइप आ गया लावा का, ये भूप्रपट्टी है पूरी, ये इसमें लावा है, यहाँ पे ये लावा है। और ये जो ज्वालामुखी का पाइप था, ठीक है ना, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का ये पाइप है ऊपर तक जा रहा, इससे लावा निकलना था। लेकिन यहाँ से एक पाइप ऐसा चला गया, ठीक है ना, लावा यहाँ से नहीं निकला और दरार के रूप में। अब ये यहाँ से साइड से निकलेगा तो क्या कहलाएगा? दरार कहलाएगा। तो ये दरार के रूप में ऐसा निकला बाहर, ये निकला बाहर। अब ये जम गया। अब इसकी परत की जो मोटाई है, ये बिट जो है, ये देख रहे हैं आप, ये कम है, तो इसको बोलेंगे लावा मैदान। और जब ये ऊंचाई थोड़ा बढ़ जाएगी, दरारी उद्भेदन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे, जब ये ऊंचाई बढ़ गई, इतनी हो गई है, ये हो गई ऊंचाई, तो इसको बोलेंगे लावा पठार। तो ये हो गया। फिर बी नंबर का आपको क्वेश्चन था भूकंप के कारणों को लिखने थे। भूकंप के कारण कौन कौन से? सिंपल क्वेश्चन था। 2 प्रकार के कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण, मानव निर्मित कारण। तो प्राकृतिक कारण देख लो, प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, हिमस्खलन, गैसों का फैलाव, भ्रंश, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक को पता होगा, प्लेटों के संचलन से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ोगे तो प्लेटें जो हैं उनके संचलन से भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से भी भूकंप आते हैं, कई बार भूस्खलन हो जाता है कहीं पर, समझ रहे आप। अभी उत्तराखंड में बहुत भूस्खलन हो रहा, तो वहाँ भूकंप आ जाते। गैसों के फैलाव से भूकंप आ जाते, भ्रंशों से भूकंप आ जाते। मानव निर्मित कारण देख लो, जैसे बांध व जल भराव से भूकंप आते हैं, माइनिंग से भूकंप आते हैं। माइनिंग मतलब माइनिंग में उत्खनन जो होता है ना, खनिजों का उत्खनन, उससे भी भूकंप आते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग विस्फोट करते हैं, भूकंप आने की संभावना रहती है। और विस्फोट किसी भी प्रकार का हो, मान लो परमाणु बम का विस्फोट होगा तो क्या हो, धरती काँप जाती है एकदम से।
समझ रहे, इतना पावरफुल विस्फोट होता है परमाणु बम का, तो इससे भी भूकंप आते हैं। अब तो पहली हेडिंग थी इसमें बांध और जलभराव। बांध और जलभराव से किस प्रकार आते हैं, आपने सुना होगा जबलपुर में, यदि आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो तो कुछ शायद 2-3-4 साल पहले की बात है, तो बरगी डैम जो है वहाँ पर पानी के दबाव से जो नीचे की चट्टानें थी, बांध बना था, बांध के पानी के दबाव से जो नीचे की चट्टानें थी वो धंस गई, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर जबलपुर एरिया में भूकंप महसूस किया गया था। तो क्या होता है, पानी इतने बड़े लेवल पे भरा हुआ है तो कई बार पानी का दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पानी की सतह है, नीचे तली है जो पृथ्वी की, वो नीचे दब जाती है, वो चट्टानें नीचे दब जाती हैं, तो भी भूकंप आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें थी आपकी। भूस्खलन हिमस्खलन से आता है, ये प्राकृतिक कारण है, ये मानव निर्मित कारण है। फिर हम देख लेते हैं सुनामी। तो सुनामी को बताना था, सुनामी क्या है, सुनामी के कारण लिख लेते हैं। आप चाहो तो सुनामी के साथ साथ उसमें प्रभाव भी लिख सकते थे, मैंने प्रभाव नहीं लिखा है। जनरली सुनामी का मेन कारण है भूकंप। जब भूकंप का जो केंद्र होता वो जब पृथ्वी पर ना होकर, स्थल भाग पर ना होकर समुद्र के नीचे तली में होता है, तो सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं, समझ रहे आप। तो मेन कारण भूकंप ही है। तो देख लो सुनामी किस प्रकार का। सुनामी का पहले इंट्रो दे दिया मैंने। सुनामी जापानी भाषा का एक प्रमुख शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्री लहरें। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर क्षेत्र सबसे खतरनाक स्थिति है। प्रशांत महासागर में ज़्यादा सुनामी आने की संभावना है, ठीक। फिर उसके बाद में सुनामी लहरों की ऊंचाई 10 से 18 मीटर तक होती है, कहीं कहीं 30-40 मीटर भी होती है। विनाशकारी जो बड़ी सुनामी होती है उनकी 30 से 40 मीटर भी होती है, 10 से 18 मीटर तक होती है सामान्यतः, तथा ये समुद्री तटों पर भारी तबाही मचाती हैं। 2 उदाहरण दे दिए मैंने, इंडोनेशिया सुनामी 2004, जापानी सुनामी 2011। अब सुनामी के उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित है। मेन कारण तो देखो भूकंप ही है, बाकी और चीज़ों से भी हो सकती। तो देखो ये तो एक कारण दे दिया मैंने भूकंप, एक दे दिया भूस्खलन, एक दे दिया मैंने उल्का या क्षुद्र ग्रह के गिरने से और ज्वालामुखी के फटने से। तो उल्का या क्षुद्र ग्रह वाला जो कारण है आपका, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कभी कोई क्षुद्र ग्रह आके गिरे समुद्र में उससे सुनामी आ गई, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हो सकता कोई बड़े आकार का क्षुद्र ग्रह यदि आएगा और सीधे समुद्र में गिरेगा तो उससे जो स्थानीय अगल बगल की देश है, जो स्थानीय तटीय क्षेत्र है, उनमें सुनामी आ सकती है। भूकंप से तो आती है, भूस्खलन से आती है, ज्वालामुखी फटने से आती है। इन सबको नीचे डिस्क्राइब कर दिया गया, आप देख सकते हो। भूकंप से जब समुद्र के अंदर 2 प्लेटें भूकंप के कारण खिसक जाती हैं तो उनके समुद्र के अंदर बहुत तेज कंपन होता है। इससे समुद्र के मध्य भाग से छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं और तटीय क्षेत्र में जाती जाती है वह लहरें बहुत बड़ी और तेज़ रफ्तार की हो जाती हैं। अब इन लहरों की तीव्रता 300 से 400 किलोमीटर की होती है और ऊंचाई 30 से 40 मीटर होती है। यही लहरें सुनामी के नाम से जानी जाती हैं और जब यह समुद्र से टकराती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती हैं। तो ये हो गया आपका भूकंप। भूस्खलन देख लो, जब कभी भी समुद्र के किसी तट तली की बात हो रही है पर भूस्खलन होता है तो पत्थर मिट्टी के बड़े टुकड़े समुद्र के पानी में गिरते हैं। तो यही सब समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरों को उत्पन्न करते हैं और जो बाद में सुनामी का रूप ले सकता है। ये हो गया आपका भूस्खलन। ज्वालामुखी का फटना देख लो, जब समुद्र के तट पर या किसी टापू पर स्थित ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से निकलने वाली आग की लहरें पानी की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित कर सकती हैं। ऐसा होने से समुद्र में पानी की बड़ी लहरें उत्पन्न हो सकती हैं और सुनामी का खतरा हो सकता है। तो यह ज्वालामुखी। क्षुद्र ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह या उल्का के गिरने से। क्षुद्र ग्रह या उल्का गिरना कोई आम बात नहीं है, ना ही कभी इनके कारण सुनामी इतिहास में कभी उत्पन्न हुई है। इतिहास में कभी भी सुनामी क्षुद्र ग्रह के गिरने से उत्पन्न नहीं हुई है, परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई बड़ा 5 से 6 किलोमीटर व्यास का क्षुद्र ग्रह समुद्र में गिरता है तो वह ऐसी सुनामी उत्पन्न करेगा जो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के पश्चिमी तट पर सभी शहरों को तबाह कर सकता है। ये इस प्रकार हो गया। अब आप चाहो तो जैसे आपने कारण बता दिए, ठीक, मैंने इंट्रो दिया, कारण बता दिए, कारण के बाद आप प्रभाव लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रभाव क्या होंगे सुनामी के, जान माल की हानि होती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है, पर्यटन को नुकसान पहुँचता है, स्थानीय पर्यटन को नुकसान पहुँचाती है। अवसंरचना जो होती है, रोडें बनी रहती हैं, फ्लाईओवर बने रहते हैं, बिल्डिंगें बनी रहती हैं, उनको तोड़ देती हैं।
जान माल की हानि होती है। तो यही होगा क्या प्रभाव इसके। लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दो। मैंने इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। निष्कर्ष लिखो कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुनामी लहरें अत्यंत विनाशकारी लहरें होती हैं। ठीक है ना। आवश्यकता इस बात की है कि एक ही तटीय क्षेत्रों में हम सुनामी से निपटने के लिए, ठीक है ना, बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल करें ताकि समय रहते विनाशकारी सुनामी लहरों से बचा जा सके। तो इस प्रकार का कोई भी इंट्रो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुनामी लहरें अत्यंत विनाशकारी लहरें होती हैं। ठीक है। तो ये किसी प्रकार का आप इंट्रो बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सुनामी। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।